हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग ज्योग्राफी के रिवीजन सीरीज डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने विंड्स, चाहे वो लोकल विंड्स हो, प्लेनेटरी विंड्स हो, इन सब के बारे में डिस्कस किया। और आपको ये जरूर याद रखनी है कि कौन कौन से आपके कोल्ड विंड है और कौन कौन से आपके वार्म विंड है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और कोल्ड विंड का मतलब यही है कि ये जहां भी जाएंगे वहां पर एटमॉस्फेयर को कूल करेंगे, और वार्म विंड मतलब आपको ही पता है जहां जाएंगे वहां पर एटमॉस्फेयर को, रीजन को वार्म अप करेंगे। जैसे चिनूक के बारे में हमने बात करी थी, और जो लू है उसके बारे में भी आप जानते हो कि लू अक्सर इंडिया में देखे जाते हैं। सिरप को भी कुछ इसी प्रकार के फीचर्स वाले वार्म लोकल विंड है। और सिरक्को आपका अफ्रीका है ना, खामशीन अफ्रीका, हर्मटन अफ्रीका, इन सब रीजन में फ्लो करते रहती है। ठीक है, सो हमने इन सबों के बारे में डिस्कस किया था। नाउ लेट्स मूव टू द जनरल सर्कुलेशन पैटर्न ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या है ये जनरल सर्कुलेशन पैटर्न? तो बेसिकली जब हम बात करें जनरल सर्कुलेशन पैटर्न की, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका विंड सिस्टम है, जब ये ब्लो करती है फ्रॉम द सर्फेसेस, फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो आपको ही पता है एक जगह ये आपका लो प्रेशर क्रिएट करती है, और जहां पर ये सबसाइड करती है वहां पर ये हाई प्रेशर क्रिएट करती है। और ये आपका बेसिकली प्रेशर बेल्ट के अलोंग होता है। और प्रेशर बेल्ट हमने स्टैंडर्ड प्रेशर बेल्ट भी देखा था, 30 डिग्री, 60 डिग्री और आपका 90 डिग्री, है ना। तो उस अलोंग आपका जो विंड है वो आपका राइज एंड सबसाइड होती है। और आपको पता होना चाहिए, एक चीज आप समझ लो कि कोई रीजन है लेट से, और यहाँ पर से अगर विंड राइज हो रही है तो यहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट होगा, और ये ऊपर होंगी, राइज जब ये राइज करेंगे तो ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में, तो वहां पर ये आपका हाई प्रेशर क्रिएट करता है। और हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण ये जो विंड है फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर, ये डाइवर्ज करती है, और डाइवर्ज करने के बाद आपका ये सबसाइड करती है, क्योंकि और ज्यादा भारी हो जाती है विंड तो और ज्यादा सबसाइड करती है। तो जहां सबसाइड करेंगी वहां पर आपका हाई प्रेशर बनेगा। तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ आपका हाई प्रेशर बन रहा है। एक तो लो प्रेशर, उसके रेस्पेक्टिव एल्टीट्यूड में आप देख लो हाई प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर, और फिर आपका जहां सबसाइड करेंगे वहां पर हाई प्रेशर। और ये सर्कुलेशन फिर आप देख सकते हो स्टेब्लिश हो जाती है कि विंड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो ये सर्कुलेशन जो आप देख रहे हो, है ना, ये सर्कुलेशन जो आप देख रहे हो, यही है आपका जनरल सर्कुलेशन पैटर्न। या फिर ये सब आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये जो विंड है वो एक सेल के रूप में मूव कर रही है ना। एक जगह से राइज हो रही है, फिर कहीं जाके डाइवर्ज हो रही है, फिर वो सबसाइड हो रही है, और अल्टीमेटली फिर से वहीं पर लो प्रेशर के पास आ रही है, बिकॉज विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की, इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यही सर्कुलेशन आपका सेल क्रिएट करता है। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लो, ये आपका हेडले सेल बन रहा है। हेडले सेल का एक डायग्राम बढ़िया से देखो, देख लो। इक्वेटोरियल रीजन है आपका, यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन वार्म अप रीजन होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, विंड राइज करेंगी एट द हायर ऑल्टीट्यूड, और चूंकि ऊपर ठंड रहती है, टेम्परेचर लो रहता है, तो वहां पर वो कूल डाउन होंगी, और अल्टीमेटली ये डाइवर्ज करेंगी हायर एटमोसफेयर से टुवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड, और अल्टीमेटली भारी होने के बाद आप देख सकते हो सबसाइड करेंगी, और जहां पर ये सबसाइड हो रही है वहीं आपका बनता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। और फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से आपका फिर से जो विंड है वो आपका पोलर लो की तरफ मूव करती है, और पोलर लो की तरफ मूव करने के बाद आपका फिर से वहां राइज अप होता है, और अल्टीमेटली फिर से ये आपका हाई प्रेशर की तरफ मूव करती है, और ये फेरल सेल बनता है। सिमिलरली आपका 3 सेल बन रहे हैं, आप देख सकते हो, हेडले सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। और यही 3 सेल आपका सदर्न हेमिस्फीयर में भी बनेगा, दैट इज योर हेडले, फेरल एंड पोलर। ठीक है, लैटिट्यूड हमने देखा 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और एक बात कंफ्यूजन आपको नहीं रहनी चाहिए कि सरफेस विंड तो ब्लो करती ही करती है। ठीक है, ये जो आप ट्रेड विंड्स देख रहे हो, वेस्टर्ली देख रहे हो, ये सब सरफेस विंड है। इसी के विपरीत हायर एटमोस्फेयर में, हायर ऑल्टीट्यूड में आपका एंटी ट्रेड विंड, एंटी वेस्टर्ली, ये सब ब्लो करती रहती है। और यही जो सर्कुलेशन बनाती है इसी को आप सेल कहते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख लो आप, ये आपका सरफेस विंड है। ठीक है, ये ऊपर राइज कर रही है हायर एल्टीट्यूड में, और फिर ये राइज होके ये आपका डाइवर्ज कर रही है, और अल्टीमेटली सबसाइड कर रही है। तो ये सेल बना आपका हेडले सेल, ये बना आपका फेरल सेल, और ये बना आपका पोलर सेल। तो ये हमने डिस्कस किया, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो 3 सेल आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 3 सेल आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। फीचर्स दोनों के सेम ही रहते हैं। और
आपको ही पता है ITCZ जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हमने बात किया था। ये बेसिकली जोन ऑफ कन्वर्जेंस होता है जहां पर आपका जो ट्रेड विंड्स होती हैं फ्रॉम द नदर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर एक साथ आती है और कन्वर्ज करती है, एंड इसी जोन को बेसिकली इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। और ये डायनेमिक होते हैं, डायनेमिक इन द सेंस कि ये सन के अपरेंट मूवमेंट के अनुसार ITCZ मूव करते रहता है ना। जैसे समर सीजन में ये आपका नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आ जाता है, एंड जब आपका विंटर होता है तो ये साउथ ऑफ इक्वेटर शिफ्ट हो जाती है ना। और जब मॉनसून सीजन होता है तो इंडिया, खास करके इंडिया के रिस्पेक्ट में ये आपका तिब्बतियन प्लेटू तक पहुंच जाती हैं, जिसके कारण लो प्रेशर तिब्बतियन प्लेटू में जनरेट होता है और अल्टीमेटली मॉनसून विंड अट्रैक्ट हो जाती है उन तिब्बतियन लो की तरफ, और फिर वहां से आपका मॉनसून का जेनेसिस कह सकते हो, मॉनसून का डाइवर्जन टुवर्ड्स इंडिया कह सकते हो, ये देखने को मिलता है ना। तो वी हैव डिस्कस द हेडलेट सेल। तो हेडलेट सेल्स के बारे में और कुछ डिटेल्स की बात करें तो ये एयर जो है ITCZ जोन में, जो मैंने बोला जो आपका थर्मल लो होता है, वो राइज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन काउज्ड बाय हाई इंसोलेशन एंड लो प्रेशर, ठीक है। एंड विंड फ्रॉम ट्रॉपिक्स ये कन्वर्ज करती है एट दिस लो प्रेशर जोन, ठीक है। एंड जो कन्वर्ज्ड एयर है ये बेसिकली फिर क्या करेंगे, राइज करेंगी और पोल्स की तरफ मूव करेंगी, और इसके कारण आपका एक्युमुलेशन होता है किसका, एयर का, 30 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो थर्मल इक्वेटर से राइज करेंगी, मूव करेंगी, और अल्टीमेटली एक्युमुलेशन होगा एयर का कहाँ पर, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ और इधर आपका 30 डिग्री साउथ, ये दोनों जगह पर एक्युमुलेट होता है। एक्युमुलेट होने का मतलब हाई प्रेशर जोन, ठीक है। एंड पार्ट ऑफ द एक्युमुलेटेड एयर ये सिंक करती है टू द ग्राउंड, एंड वहां पर आपका सब ट्रॉपिकल हाई बनता है। एंड अनदर रीजन फॉर सिंकिंग, वो क्यों होता है सिंकिंग, इट इज ऑल बिकॉज कूलिंग ऑफ द एयर, जब वो 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक पहुंच जाती है, ठीक है। क्योंकि एयर हायर एटमोस्फेयर में, हायर एल्टीट्यूड में, तो डेफिनेटली ये ट्रेवल करने के बाद कूल हो जाती है। That's why this sinks, and down below near the land surface the air flows toward the equator as the easterly। तो फिर सरफेस विंड आपका पता है कि ये सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो की तरफ इन द फॉर्म ऑफ ईस्टर्लीज ये फ्लो करती है, एंड जहां ईस्टर्लीज आपका कन्वर्ज करता है वही आपका कहलाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये हमने डिस्कस किया, एंड देख सकते हो। अब बात करें फेरल सेल की, तो हेडले सेल की बात हो गई। हेडले सेल में कौन एक्टिव विंड है, ईस्टर्लीज, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। फेरल सेल में कौन होगा, वेस्टर्लीज, है ना। तो देख सकते हो वेस्टर्लीज या फिर फेरल सेल कहाँ बनता है, मिडिल लैटिट्यूड में, 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ का जो सर्कुलेशन बनेगा वो आपका फेरल सेल में बनेगा, ठीक है। एंड जो पैटर्न क्या होता है, तो पैटर्न ये होता है कि जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन बना है 30 डिग्री के आसपास, वहां पर से एयर पोलर लो की तरफ जाएंगी, यानी कि 60 के आसपास जाएंगी, और अल्टीमेटली ये एयर 60 डिग्री के पास जाने के बाद राइज करेंगी, और राइज ऑटोमेटिकली नहीं करती है, दे आर फोर्स्ड टू राइज। फोर्स्ड टू राइज का कारण यही है कि जो आपका पोल है, पोल, नदर्न पोल या सदर्न पोल, वहां से आपका कोल्ड एंड हैवी विंड आती है, जिसके कारण चूंकि वार्म एयर हल्का होता है तो अल्टीमेटली वार्म एयर फोर्स हो जाती है टू राइज, ठीक है। ये आपने सुना भी होगा, फ्रंट का जेनेसिस इसलिए भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका 60 डिग्री लैटिट्यूड पर क्या घटनाएं हो रही है, द एयर इज फोर्स्ड टू राइज, और जहां पर आपका एयर फोर्स्ड टू राइज होगा, यानी कि एयर राइज करेंगी, तो वहां पर जाहिर सी बात है लो प्रेशर क्रिएट होगा, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड द 60 डिग्री लैटिट्यूड एज पोलर लो, ठीक है। एंड एट द सरफेस दिस विंड्स आर कॉल्ड वेस्टर्ली, तो वही बात है, सरफेस पर तो ये वेस्टर्लीज के रूप में फ्लो करती हैं, और जो सेल बन रहा है आपका, है ना, वेस्टर्लीज गई फिर ऊपर उठी, अल्टीमेटली फिर सबसाइड करेंगी, तो ये जो आपका सेल बन रहा है इसको फेरल सेल कहेंगे। एंड लार्ज पार्ट ऑफ एनर्जी दैट डिराइव द फेरल सेल, ये आपको पोलर सेल के तरफ से प्राप्त होता है। एंड हेडलेस सेल जो सर्कुलेट करती है दोनों साइड्स में, एंड ये फेरल सेल को ड्रैग करते हैं अपने अनुसार। एंड फेरल सेल इज वीक, वो कमजोर होता है, एंड इट इज ऑल बिकॉज इट इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड, है ना, क्योंकि ये एयर क्यों राइज हो रही है, इट इज ऑल बिकॉज कोल्ड विंड उसे ढकेल रहा है, और जो हल्का वार्म एयर है वो राइज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज वीक, एंड द एयर फ्लो एंड टेम्परेचर विद इन इट आर वेरिएबल। एंड इसी कारण जो मिड लैटिट्यूड है उसको जोन ऑफ मिक्सिंग भी कहते थे, याद रखना, मिड लैटिट्यूड जोन ऑफ मिक्सिंग कहते हैं। हाउएवर जो एयर होती है जो आती है फ्रॉम द पोलर साइड एंड फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई, ये प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होती है, दैट्स व्हाई देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ फ्रंट। बट याद रखना आपको कि आपका जो ये लैटिट्यूड है
यानी कि मिड लैटिट्यूड, उसको जोन ऑफ मिक्सिंग भी कहते हैं। एंड चूंकि यहाँ पर एयर फोर्स्ड टू राइज, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अनस्टेबल वेदर देखने को मिलेंगी इन द मिड लैटिट्यूड डिप्रेशन या फिर पोलर रो रीजन में। दैट्स वाई आप देख रहे हो क्लाउड फॉर्मेशन बनते हुए, है ना। यहाँ पर आप नहीं देख रहे हो क्लाउड फॉर्मेशन बनते हुए, क्योंकि सबसाइडिंग एयर, यहाँ पर क्लाउड बन रहा है, यहाँ पर क्लाउड बन रहा है। और एक डायग्राम को आप अच्छे से देखो पहले, यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये देख लो, ये आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड है, उसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ है, 60 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री नॉर्थ है, उसके बाद 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ। तो दोनों हेमिस्फीयर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप देख सकते हैं 0 डिग्री पर आपका जो एयर है वो आपका राइज हो रहा है ना, राइज हो रहा है। राइज होगा तो क्लाउड बनेगा, और अल्टीमेटली ट्रोपोस्फेयर के पास जाने के बाद वो एयर मूव करेगा टुवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड, और अल्टीमेटली मूव करने के बाद एयर कूल होंगी और ये सबसाइड करेंगी एट 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड। फिर जब एयर सबसाइड कर रही है वो खींचा चला जाएगा किसकी तरफ, एक तो इक्वेटर की तरफ चला जाएगा, दूसरा पोलर लो की तरफ चला जाएगा। अब जब पोलर लो की तरफ गया तो पोलर विंड, जो कोल्ड विंड है, डेंसर विंड है, वो भी तो 90 डिग्री या फिर पोलर रीजन से आ रही है। तो जब ये आपका कोल्ड विंड आता है 60 डिग्री के पास, और जो आपका ये वेस्टर्लीज है वो जाता है 60 डिग्रीज के पास, तो दोनों कंप्लीट मिक्सअप नहीं होते हैं, बिकॉज डिफरेंस इन टेम्परेचर इज वेरी हाई। दैट्स वाई ये मिक्सअप नहीं होती है, फ्रंट डेवलप होता है, और जो कोल्ड एयर होती है उसके ऊपर वार्म एयर चली जाती है, एंड दे आर फोर्स्ड टू राइज क्रिएटिंग जनरेटिंग क्लाउड्स। तो ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। सेम कंडीशन आपका रिपीट होता है, ये आप देख रहे हो। तो इधर आपका हेडलेस शेल बन गया, इधर फेरल सेल बन गया, और अल्टीमेटली इधर पोलर सेल बन गया, ठीक है। एंड पोलर सेल की बात करें तो पोलर सेल में आपका जो कोल्ड डेंस एयर होती है वो जाहिर सी बात है सबसाइड करती है, कहाँ पर, नियर द पोल्स। क्यों, बिकॉज ये हाई प्रेशर जोन होता है, और वहां पर सबसाइड करने के बाद क्या होगा कि फिर से वो वापस लौटती हैं, जब वो ग्राउंड पर आती हैं, सरफेस पर आती हैं, किधर की तरफ, पोलर लो की तरफ, है ना। तो आप देख लो पोलर स्टर्लीज के रूप में ये सरफेस पर मूव करती है जो विंड है, ठीक है। एंड इस दिस इज कॉल्ड पोलर सेल। तो पोलर सेल में सरफेस विंड कौन ब्लो कर रहा है, पोलर स्टर्लीज, ठीक है, ये याद रखनी है। एंड एट द 60th पैरेलल जो एयर है वो राइज करती है अप टू ट्रोपोपॉज, और जाहिर सी बात है ट्रोपोपॉज आपका जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, ट्रोपोपॉज की जो थिकनेस है वो कम होती चली जाती है। ट्रोपोपॉज नियर द इक्वेटर सबसे ज्यादा हायर हाइट पर होता है एज कम्पेयर टू द पोल्स काफी कम हाइट पर होते हैं। एंड देख सकते हो तो 60th पैरेलल द एयर राइजेस टू द ट्रोपोपॉज अबाउट 8 किलोमीटर एट दिस एल्टीट्यूड, एंड ये फिर पोल वार्ड की तरफ मूव करती है, एंड जो अपर लेवल एयर मास होती है डेविएट करती है उनको टुवर्ड द ईस्ट, ठीक है। तो यही सब बातें हैं, और कोई दिक्कत की बात है नहीं। अल्टीमेटली जो पोलर रीजन होता है वो कोल्ड रीजन होती है, तो जो पोलर लो लैटिट्यूड है 36 डिग्री, वहां पर ये जो कोल्ड विंड आती है फ्रॉम द पोल, और जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से वार्म विंड आ रही होती है तो वो भी आती है, और दोनों बेसिकली मिक्सअप होना चाहती है एट द पोलर लो, और यहाँ फ्रंट क्रिएट होगा, यहाँ पर क्लाउड्स भी जनरेट होंगे, ठीक है। तो आपने फ्रंटल रेनफॉल का भी नाम सुना होगा, है ना। सो यही बातें हैं, और देख सकते हो जो आपका एयर है एट द सरफेस मूव करती है टुवर्ड द इक्वेटर, एंड इट डिविएट्स टुवर्ड द वेस्ट, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। एंड अगेन द डिविएशन ऑफ एयर मास इज एन आउटकम ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ये तो हमने बोला ही। एंड एयर फ्लोज एट द सरफेस, इसको पोलर स्टर्लीज कहते हैं। तो आउटफ्लो ऑफ एयर मास फ्रॉम द सेल, तो ये जो एयर मास का फ्लो हो रहा है फ्रॉम द सेल, ये आपका नार्मोनिक वेव्स क्रिएट करती है इन द एटमॉस्फेयर कॉल्ड रोजवी वेव। रोजवी वेव ऐसे चलती है, ठीक है। तो ये रोजवी वेव्स इसलिए बन रही है बिकॉज ये आपका जो कोल्ड एयर मास है ये वार्म एयर मास वाले रीजन में घुस रहा है, और ये जो वार्म एयर मास है ये कोल्ड एयर मास वाले रीजन में घुस रहा है, इसलिए आपको रोज भी वेव ऐसे 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 बनते दिखती है द हायर लैटिट्यूड, ठीक है। एंड बाय एक्टिंग एज हीट सिंक, जो पोलर सेल है मूव करती है किसको, एबंडेंट हीट फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, तो आपका हीट बजट मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया वेरियस सेल्स के बारे में। नेक्स्ट मूव टू द जियोस्ट्रॉफिक विंड। तो जियोस्ट्रॉफिक विंड की बात करें, नाम से पता चल रहा है जियोस्ट्रॉफिक विंड, नाम से तो वैसे नहीं पता चल रहा है, लेकिन वी विल डिस्कस कि क्या पता चल रहा है। तो आप देख सकते हो पहली बात तो हमने देखा कि जो विंड है वो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब चूंकि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो जो आपका फोर्स है जो इसे मूव करवा रहा है उसे हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्यों लग रहा है, इट इज ऑल बिकॉज डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन टू लैटिट्यूड, इसीलिए आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लग रहा है, या फिर कह सकते हो द डिफरेंस बिटवीन द
टू आइसोबार्स, क्लोजली पैक्ड आइसोबार्स कह सकते हो, है ना। तो उसके कारण जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लग रहा है तो इसके कारण होता क्या है, विंड मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। अब चूंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में मूव कर रहा है एंड कोरियोलिस फोर्स लगना ही लगना है, तो होता क्या है कि ये विंड डाइवर्ट कर जाती है अपने राइट या लेफ्ट में, डिपेंडिंग ऑन विच हेमिस्फीयर द विंड इज ब्लोइंग, और उस अनुसार आपका डिफ्लेक्शन होता है। लेकिन कभी कभी ये डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा मैक्सिमम होता है कि ये आपका पैरेलल टू द लैटिट्यूड मूव करने लग जाती है ना, यानी कि ऐसे जाने के बजाय ये कंप्लीटली ऐसे जाने लगती है ना, पैरेलल टू द लैटिट्यूड। तो जब आपका विंड पैरेलली मूव करने लग जाए टू द लैटिट्यूड तो उससे हम जियोस्ट्रोफिक विंड कहेंगे, है ना, या फिर पैरेलली टू द आइसोबार भी कह सकते हो, क्योंकि आइसोबार भी ऐसे ही होते हैं, है ना, और विंड ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो जब ये विंड आपका ऐसे ना मूव करके ऐसे मूव करने लगे, ये हो गया आपका जियोस्ट्रोफिक विंड, है ना, द विंड फ्लोइंग पैरेलली टू द आइसोबार, ठीक है, तो उसे हम जियोस्ट्रोफिक विंड कहेंगे। तो एज द विंड ब्लोज पैरेलल टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तो आप देख सकते हो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इधर ही लग रहा है, लेकिन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इधर ही लग रहा है, आइसोबार इधर है आपका, तो जियोस्ट्रोफिक विंड आपका पैरेलल टू द आइसोबार बट परपेंडिकुलर टू द पीजीएफ, ये याद रखना है, जियोस्ट्रोफिक विंड पैरेलल टू द आइसोबार बट परपेंडिकुलर टू द पीजीएफ, ये दो बातें प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है, ठीक है। एंड देख सकते हो बिकॉज ऑफ द ह्यूज कोरियोलिस फोर्स विंड स्टार्ट फ्लोइंग पैरेलल टू द आइसोबार एंड परपेंडिकुलर टू द पीजीएफ एंड दिस विंड्स आर नोन एज जियोस्ट्रोफिक विंड। एंड ये जो विंड है ये साइक्लोनिक या फिर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन ला सकते हैं किसी भी रीजन में। एंड होता क्यों है ये, बिकॉज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को बैलेंस कर दिया गया है कोरियोलिस फोर्स के द्वारा, दैट्स व्हाई एयर जो है आपका, ये विंड जो मूव कर रही है उसको कंप्लीटली आपका पैरेलल टू द आइसोबार मूव करवा दिया गया है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। और आप देख सकते हो जो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं वहां पर तो कोरियोलिस फोर्स लगते नहीं है, दैट्स वहां पर आपको कोई जियोस्ट्रोफिक विंड नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जियोस्ट्रोफिक विंड तो आपने सुना ही होगा, उसी का एक टाइप है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम आपने सुना होगा कि जेट की तरह ये ब्लो करती है ना, जेट की तरह ब्लो करती है, एंड इट इज ऑल्सो पैरेलल टू द आइसोबार, दैट्स व्हाई इसे भी आपका जियोस्ट्रोफिक विंड कहा जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरली जेट स्ट्रीम आपका ये अपर एयर एटमॉस्फेयर में ऑपरेट होती है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम की बात करें या फिर अपर एयर वेस्टर्ली, ये नैरो बैंड ऑफ मियंडरिंग हाई वेलोसिटी का जियोस्ट्रोफिक विंड है जो अपर ट्रोपोस्फेयर में फ्लो करती है सर्कम नेविगेटिंग द पोल, है ना। तो ये आपका अर्थ है और जियोस्ट्रोफिक विंड ऐसे ऐसे करके मूव करती है पूरे अर्थ के चारों ओर, ठीक है, ये याद रखना है। एंड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नाम क्यों पड़ा, बिकॉज दे फ्लो फ्रॉम वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसीलिए। एंड द वेव लाइक फ्लो ऑफ जेट स्ट्रीम इज बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन कोरियोलिस फोर्स विद लैटिट्यूड एंड meanders formed by these winds are known as Rossby wave। तो ये जो meandering आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके ये जो मूव कर रहे हैं विंड, है ना, और ये आपको याद रखना है कि इट इज ऑपरेटिंग इन अपर एटमॉस्फेयर, है ना, नॉट एज ए सरफेस विंड। सरफेस विंड में बेसिकली जियोस्ट्रोफिक विंड इसलिए जनरली नहीं हो पाती है, इट इज ऑल बिकॉज कोरियोलिस फोर्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, इट इज ऑल बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है ज्यादा मजबूत रहता है, इसलिए वहां पर आपका जियोस्ट्रोफिक विंड जनरली नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो meandering formed by these winds उसको हम रोजबी वेव कहते हैं, ये आपने देखा भी। तो जेट स्ट्रीम्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, जेट स्ट्रीम को कुछ हिस्सों में बांटा गया है, टाइप्स में बांटा गया है। एक तो आपका परमानेंट जेट स्ट्रीम है, दूसरा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, तीसरा पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम है, चौथा टेम्पोररी जेट स्ट्रीम है, पांचवा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली एंड छठा सोमाली जेट स्ट्रीम, ठीक है। ये बात याद रखना है, परमानेंट जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, टेम्पोररी जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सोमाली जेट, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं परमानेंट जेट स्ट्रीम की, तो नाम से पता चल रहा है एग्जिस्टिंग थ्रू आउट द ईयर, जैसे हमने परमानेंट विंड की बात करी थी उसी प्रकार से परमानेंट जेट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग थ्रू आउट द ईयर इन मिड एंड हायर लैटिट्यूड, याद रखना। ये परमानेंट जेट स्ट्रीम आपका मिड एंड हायर लैटिट्यूड में मिलेंगे, लोअर लैटिट्यूड में इक्वेटोरियल रीजन में नहीं मिलेंगे। एंड देयर स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी वेरीज विद सीजन। एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की बात करें तो ये विंड फ्लो करती है बिटवीन हेडली एंड फेरिस सेल, तो हेडली सेल आपको ही पता है ऐसे ये सेल बन रहा है, ठीक है।
तो हाइड्रोलिक सेल ये हो गया, और फेरल ये एक तरफ हाइड्रोलिक सेल, ये एक तरफ फेरल सेल, उसके बीच में आपका ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बनता है, और ये लोकेटेड है नियर टू द लैटिट्यूड 30 डिग्री इन नॉर्थ एज वेल एज सदर्न हेमिस्फीयर, एंड इट आल्सो एग्जिस्ट ऑल द ईयर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन नदर्न हेमिस्फीयर में कहीं ना कहीं इसका ब्रेकअप हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर समर विंटर का इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ये माइग्रेट कर जाती है आपका कभी कभी नॉर्थ की तरफ, है ना, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन इज वेरी हाई। विंटर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, समर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। इट इज ऑल बिकॉज लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, and another polar jet stream is said to follow the sun, and it slowly migrates northward as that hemisphere warms and southwards as it cools। तो कहने का मतलब ये जो नदर्न पोलर जेट स्ट्रीम है, पोलर जेट स्ट्रीम यानी कि जो पोलर रीजन में ऑपरेट कर रहा होगा, रन कर रहा होगा, ये सन के डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। यानी कि जब आपका वार्म रीजन रहेगा तो आपका जो जेट स्ट्रीम है दैट इज आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये आपका नॉर्थ वार्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। कहने का मतलब जब समर का सीजन रहेगा तो जो आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, जेट ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम नहीं, पोलर जेट स्ट्रीम जो है आपका, वो नदर्न पोर्शन की तरफ, नदर्न लेटीट्यूड की तरफ मूव कर जाएंगी, और यही जब आपका विंटर रहेगा तो जो पोलर जेट स्ट्रीम है वो आपका टुवार्ड द इक्वेटर मूव करने लगी जाएंगी, यानी कि टुवार्ड द लोअर लेटीट्यूड। पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम की बात करें तो देख सकते हो ये जो जेट स्ट्रीम है ये ब्लो करती है बिटवीन द फेरल सेल एंड पोलर सेल, है ना। तो पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम की बात करें तो इट ब्लोज बिटवीन फेरल एंड द पोलर सेल, एंड पोलर जेट स्ट्रीम मोस्ट कॉमनली फाउंड बिटवीन 30 डिग्री से 60 डिग्री लेटीट्यूड के बीच, है ना। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री लेटीट्यूड के बीच आपका ये पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम मिल जाता है, एंड इट हैज मोर वेरिएबल पोजीशन देन द सब ट्रॉपिकल जेट, एंड इन समर इट्स पोजीशन शिफ्ट टुवर्ड द पोल्स, इन विंटर टुवर्ड द इक्वेटर, दे आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर रेगुलर इन विंटर। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने पढ़ा है अभी, इसका इंफॉर्मेशन उल्टा कर दिया गया है। पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम इसके यहाँ पर आएगा, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन उल्टा किया गया है यहाँ पर। पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम का डेफिनेशन यहाँ पर है, और ये जो आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ये आपका यहाँ पर है 30 से 60 डिग्री लेटीट्यूड वाला, है ना। क्योंकि पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम हमेशा पोलर रीजन में जनरेट होती है, अप्रोक्स आपका 80-85 डिग्री पर, और ये याद रखना। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिसमैच हुआ है, तो आप एक बार डायग्राम में अच्छे से वेरीफाई कर लेना। कुछ इन्फॉर्मेशन मिसमैच हुआ है, आप अपने नोट से मैच कर लेना, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिसमैच है, ठीक है। एंड व्हेन वी से टेम्पोररी जेट स्ट्रीम, तो इसको ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, बिकॉज दे अकर्स ओवर द ट्रॉपिक, एंड ये आपका टेम्पोररी नेचर का होता है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात करें जिसको तेज कहते हैं, तेज आपने सुना भी होगा, इंडियन मानसून के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड दे आर डोमिनेंट फीचर ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर समर ओवर सदर्न एशिया एंड नदर्न अफ्रीका, है ना। और ये तेज आपको बिटवीन 5 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ के बीच मिलेगा, 5 डिग्री से नॉर्थ 5 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में मिलेगा, यानी कि इंडियन लैंड मास को ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्रिस क्रॉस करता है ना। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, पहली बात तो ये ईस्टर्ली से आएंगी, ईस्टर्न रीजन से, और ये आपका इंडियन लैंडमास को क्रॉस करेगा, और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं और कुछ नहीं बल्कि रेनफॉल के लिए इन इंडिया, ठीक है। सोमाली जेट स्ट्रीम की बात करें तो ये सोमाली जेट बेसिकली आपको समर सीजन में देखने को मिलेगा, और ये जेट स्ट्रीम बेसिकली नदर्न मडागास्कर के ऊपर डेवलप होता है, एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया द जेट इज मोस्ट इंटेंस फ्रॉम जून से अगस्त। तो जून से अगस्त में ये जेट स्ट्रीम ज्यादा इंटेंस हो जाती है, एंड इट इज अ मेजर क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो फ्रॉम सदर्न इंडियन ओशियन टू द सेंट्रल अरेबियन सी, एंड ये जेट रिमेन रिलेटिवली स्टडी फ्रॉम जून से सितंबर बिफोर मूविंग साउथवर्ड टू द सदर्न इंडियन ओशियन ड्यूरिंग द विंटर। तो सोमाली जेट स्ट्रीम बेसिकली सोमालिया रीजन आप समझ सकते हो, देख सकते हो, है ना, वहां पर ये जेट स्ट्रीम मौजूद रहती है, और अल्टीमेटली ये भी आपका स्ट्रॉन्ग कब रहता है, जब आपका अगस्त वाला सीजन है, यानी कि जब इंडिया मानसून आता है तब ये स्ट्रॉन्ग रहता है, बाकी समय में ये वीक हो जाती है। बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ जेट स्ट्रीम की, तो जेट स्ट्रीम का सिग्निफिकेंस काफी इंपॉर्टेंट रखता है। पहली बात तो ये कि लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस को ये मेंटेन करता है, कैसे, एक्सचेंज ऑफ एयर, एक्सचेंज ऑफ हीट के माध्यम से, है ना। एक जगह से हीट को ट्रांसफर करता है, दूसरी जगह वो डालता है जो आपका हीट डेफिसिट रीजन होता है, एंड दे कैन एड इन फ्लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो फ्लाइट होते हैं उनको बेसिकली फास्ट फॉरवर्ड करने में ये मदद करती हैं, बिकॉज काफी ज्यादा हाई स्पीड हाई वेलोसिटी विंड होती है, एंड ठीक है,
एंड दे इन्फ्लुएंस द पाथ ऑफ टेम्परेट साइक्लोन एज वेल, एंड उसको लोअर लैटिट्यूड पर भी ला सकता है जेट स्ट्रीम, ठीक है। और आपको ही पता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, जो आपका जेट स्ट्रीम है उसी का एग्जांपल है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जिसके कारण मेडिटेरेनियन सी वाला जो मॉइस्चर है वो उड़ के हवा में आपका इंडियन लैंड मास की तरफ आ जाता है। वाई? इट इज ऑल बिकॉज जेट स्ट्रीम, अदरवाइज विंटर में रेनफॉल जनरली नहीं होती है, क्लियर स्काईज रहते हैं, एंड ठीक है। एंड दे आल्सो इन्फ्लुएंस द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून विच वी विल स्टडी लेटर, एंड पोलर जेट एट लोअर एल्टीट्यूड एंड ऑफन इंट्रूडिंग इनटू मिड लैटिट्यूड स्ट्रांगली अफेक्ट करती है वेदर एज वेल एविएशन को। तो ये हमने डिस्कस किया। इट इज ऑल बिकॉज इट इज ऑल अबाउट जेट स्ट्रीम, देयर सिग्निफिकेंस है ना। तो लैटिट्यूडनल हीट वायलेंस को ये बेसिकली स्ट्रीमलाइन करती है एंड इन्फ्लुएंस द पाथ ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हमने अभी बात करी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ड्यूरिंग विंटर्स आता है, आपका पंजाब हरियाणा दिल्ली इन सब रीजन में रेनफॉल देखने को मिलती है, टेम्परेचर और ज्यादा ड्रॉप हो जाती है। ये सब कुछ एविडेंस हमने देखे थे, ठीक है। एंड दे आल्सो इन्फ्लुएंस द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून विच विल स्टडी लेटर, ये सब तो हमने डिस्कस कर ही लिए। नाउ वी मूव टू द एयर मास कंसेप्ट। सो जब हम एयर मास की बात करते हैं तो एयर मास कहने का मतलब ये है कि एक हेट्रोजीनियस एयर आपका मौजूद होगा ओवर ए बिगर एरिया, और वो एरिया में बेसिकली जो एयर होंगे उस एरिया के विशेषता को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि लेट्स से इसको अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझे तो किसी भी व्यक्ति को आप कोई इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हो तो वहां की वो चीजें अडॉप्ट करता है। एयर मास भी कुछ इसी प्रकार से, अगर वो कोल्ड रीजन में है तो वो अपने अंदर कोल्ड टेम्परेचर को अडॉप्ट करेगा, वार्म रीजन में है तो अपने अंदर वार्म टेम्परेचर को अडॉप्ट करेगा, है। तो यही कंसेप्ट है आपका एयर मास। और एयर मास काफी बड़े साइज के होते हैं, और ये यूनिफॉर्मिटी जो एयर मास में देखोगे उसको टेम्परेचर एंड मॉइस्चर के टर्म्स में मेजर किए जाते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करें एयर मास की तो लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजेंटल वेरिएशन, है ना। लिटिल हॉरिजेंटल वेरिएशन मतलब क्या, कि हम जा रहे हैं पूरा एनएच रोड में और हमको हर रोड एक समान दिख रहा है, तो मान के चलो एयर मास भी कुछ इसी प्रकार से हो, जहां आपका वो पार्टिकुलर एयर मास होगा वहां आपको सिमिलर वेदर कंडीशंस देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चर, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। एंड व्हेन एयर रिमेन्स ओवर होमोजेनस एरिया फॉर सफिशिएंट लॉन्गर टाइम, ये उस एरिया के विशेषता को एक्वायर कर लेता है, और जिस एरिया की विशेषता को एक्वायर करता है उसे हम सोर्स रीजन कहते हैं, क्योंकि वहां से वो एयर मास ने कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर की है तो वो उसके लिए सोर्स रीजन है, ठीक है। और जहां वो प्रभाव करेगा जाकर वो आपका डेस्टिनेशन होगा, ठीक है। तो डेस्टिनेशन रीजन की भी बात हम करेंगे, डेस्टिनेशन रीजन, ठीक है। लेकिन सोर्स रीजन होप आप समझ गए होंगे। तो सोर्स रीजन बेसिकली हीट एंड मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर करती है फ्रॉम द, मतलब बेसिकली सोर्स रीजन आपको हीट एंड मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करती है टू द ओवरलाइंग लैंड मास, ठीक है। तो अगर सोर्स रीजन कोल्ड है तो वहां आपको कूल एयर मास देखने को मिलेगा, कूल्ड एयर मास देखने को मिलेगा। अगर सोर्स रीजन आपका वार्म है तो आपको वार्म एयर मास देखने को मिलेगा। तो ये आपका सोर्स रीजन का विशेषता है ना। तो दीज होमोजेनियस रीजन कैन बी द वास्ट ओशियन सरफेस या फिर वास्ट प्लेन। याद रखना होमोजेनियस होंगे, वास्ट ओशियन सरफेस हो सकते हैं क्योंकि वो होमोजेनियस है, वास्ट प्लेन्स हो सकते हैं, बड़ा एरिया ऑफ प्लेन्स कह सकते हो, प्लेट्यूज भी हो सकते हैं, माउंटेन्स जनरली नहीं होंगे क्योंकि माउंटेन्स में ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन होता है, इसीलिए सोर्स रीजन आपका यूनिफॉर्म होने के लिए सरफेस एरिया यूनिफॉर्म होने चाहिए। अगर एल्टीट्यूड वेरिएशन है तो वो आपका सोर्स रीजन नहीं बनेगा। दैट्स व्हाई जो हिमालयन रीजन होते हैं, माउंटेनियस रीजन होते हैं, वहां सोर्स रीजन जनरली नहीं बनते, ठीक है। एंड मेन सोर्स रीजन आर इन हाई प्रेशर बेल्ट इन द सब ट्रॉपिक, जिसके कारण आपको ट्रॉपिकल हॉट एयर मासेस मिलते हैं, एंड अराउंड द पोल जहां पर आपको पोल कोल्ड एयर मास बनते दिखते हैं। एंड एरियाज विथ हाई प्रेशर बट लिटिल प्रेशर डिफरेंस या फिर प्रेशर ग्रेडियंट, ये आइडियल सोर्स रीजन होंगे, है ना। प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर बेसिकली हाई प्रेशर वाला एरिया है यानी कि कोल्डर रीजन है, प्रेशर डिफरेंस काफी कम है, तो वहां आपका सोर्स रीजन हो जाएगा। एंड देयर आर नो मेजर सोर्स रीजन इन द मिड लैटिट्यूड एज दीज रीजन्स आर डोमिनेटेड बाय साइक्लोनिक एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। तो जहां डिस्टर्बेंसेस रहेगा जाहिर सी बात वहां पर एयर मास विकसित नहीं होंगे, वहां सोर्स रीजन नहीं बनेगा। एंड देयर आर 5 मेजर सोर्स रीजन, और इसे आपको याद रखना है, ये तो आपके वैसे मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और ये 5 मेजर सोर्स रीजन आप रट लो, वैसे तो याद हो जाएंगी। पहला तो आप समझ लो वार्म वाले को ले लेते हैं हम, तो वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियन, ये आपका सोर्स रीजन हो गया है ना। तो यहाँ से आपका वार्म एयर मास जनरेट होगा, तो कौन हो गया आपका वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियन। तो एक तो आपका ड्राई हो सकता है, एक आपका मॉइस्ट हो सकता है। तो ये जो आपका पहला सोर्स रीजन है वो वार्म एंड मॉइस्ट एयर मास है, ठीक है। दूसरा आपका सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हॉट होगा बट ड्राई होगा, क्योंकि डेजर्ट है, डेजर्ट में मॉइस्चर नहीं मिलते। यहाँ आपका मॉइस्ट एयर मास पहले वाले केस में मिल रहा है, दूसरे वाले में हॉट है बट ड्राई एयर मास है। तीसरे वाले में रिलेटिवली कोल्ड लैटिट्यूड वाले ओशियन हो गया, तो यहाँ पर आपको कूल एंड मॉइस्ट एयर मास मिलेंगे, क्योंकि आपका ओशियन है, तो दैट्स व्हाई मॉइस्चर तो ओशियन से मिल ही जाएंगी। लेकिन नेक्स्ट चौथे की बात करें तो वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन हाई लैटिट्यूड, तो कॉन्टिनेंट आ गया वो भी कोल्डर रीजन में, तो कोल्ड एंड ड्राई एयर मास मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो परमानेंटली आइस कवर्ड कंटिनेंट आर्कटिक और अंटार्कटिका को ले लो, तो यहाँ पर भी आपको कोल्ड एंड ड्राई एयर मास मिलेंगी। तो आप देख सकते हो कोल्ड एंड ड्राई एयर मास आपको या तो हायर लैटिट्यूड पर मिलेंगी आपका, ठीक है। एंड कोल्ड एयर मास कैन बी ड्राई एंड कोल्ड एयर मास कैन बी वेट, उसी प्रकार से वार्म एयर मास कैन बी ड्राई एंड वार्म एयर मास कैन बी वेट। तो ये हमने देखा। बात करें टाइप्स ऑफ एयर मास की, तो टाइप्स ऑफ एयर मास की बात करें तो ये टाइप बेसिकली डिस्क्राइब किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि हर एयर मास की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और इससे डिमार्केट किया गया है। वी विल डिस्कस कि इसके क्या क्या सब टाइप्स हैं। तो लेट्स डिस्कस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी एयर मास की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस डेस्टिनेशन वाले लोकेशन पर रखती है ना, यानी कि जहां वो जाएंगी और जहां वो जाएंगी वो प्रभावित करेंगे वहां के क्लाइमेट टेम्परेचर वेदर सबको, ठीक है। फॉर एग्जांपल एयर मास ओवर साइबेरिया इज नॉट कोल्ड फॉर साइबेरिया, है ना। तो साइबेरिया में अगर कोल्ड एयर मास है तो वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यही कोल्ड एयर मास वार्म वाले रीजन में आ जाए, ठीक है, टुवर्ड्स द साउथ मूव करने लगे, तो जहां ये जाएगा उसके लिए तो काफी ज्यादा परेशानी वाली चीज होगी, या फिर वहां वाले रीजन जो होंगे वहां के क्लाइमेट वेदर वो तो इफेक्ट होंगे। दैट्स व्हाई एयर मास माइट बी कोल्ड एयर मास फॉर द वार्मर रीजन डाउन साउथ एंड एयर मास माइट इवन बी वार्म एयर मास इफ इट ट्रेवल्स टू द आर्कटिक रीजन, है ना। तो एयर मास अगर आर्कटिक रीजन में चला जाए तो फिर वहां पर टेम्परेचर बढ़ा देगा, अगर कोल्ड एयर मास लोअर लेटीट्यूड पे आ जाए तो आपका टेम्परेचर घटा देगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पोज करी जाती है, ठीक है। तो ए कोल्ड एयर मास इज वन विच इज कोल्डर देन द अंडरलाइंग सरफेस एंड वार्म एयर मास इज वन जो कि वार्मर होती है देन द अंडरलाइंग सरफेस। एंड एयर मास को जो क्लासिफाई किया गया है इनटू द वेरियस क्लासेस, जो देख सकते हो आप याद रख सकते हो। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्टिनेंटल, और कॉन्टिनेंटल ड्राई एयर मास होता है, क्योंकि कॉन्टिनेंट से कोई मॉइस्चर जनरली नहीं आते। एम जो कि मैरीटाइम होते हैं मॉइस्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि मॉइस्चर आपको ओशियन सबसे आते हैं। टी यानी कि ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जब भी हम बात करेंगे तो वार्म होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में हीट सरप्लस होते हैं। पी यानी कि पोलर, कोल्ड होगा, क्यों? क्योंकि पोलर रीजन में हीट डेफिसिट होते हैं। ए यानी कि आर्कटिक और अंटार्कटिक कोल्ड एयर मास ही होंगे। ई यानी कि इक्वेटोरियल जो वार्म और मॉइस्ट होंगे, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन का टेम्परेचर एंड मॉइस्चर दोनों एग्जिस्ट करता है। तो उस प्रकार के कॉम्बिनेशन को किया गया है और कॉम्बिनेशन करके आपका एयर मास बनाया गया है। फॉर एग्जांपल सी और पी को लेते हैं, तो सी और पी को लेने का मतलब क्या हुआ, हम कॉन्टिनेंटल एयर मास को ले रहे हैं और पोलर वाले रीजन को ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, वो कोल्ड एयर मास होगा, ठीक है, कोल्ड एंड ड्राई होगा। तो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास की बात करें तो ये आपका ड्राई, कोल्ड और स्टेबल कंडीशन होगा, क्योंकि कोल्ड है, ड्राई है, तो कोई अनस्टेबल कंडीशन, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होंगी, ठीक है। एंड सोर्स रीजन की बात करें इन एयर मास की, तो आर्कटिक बेसिन हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरेशिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये सब आपका कोल्ड एंड ड्राई एयर मास, दैट इज योर कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास का एग्जांपल है। एंड इनको कॉन्टिनेंटल आर्कटिक एयर मास भी कहते हैं। दूसरा है आपका मेरी टाइम पोलर एयर मास। अब क्या हो रहा है तो ये पोलर एयर मास, बट मेरी टाइम यानी कि ओशियन का इन्फ्लुएंस आ गया, यानी कि मॉइस्चर आ गया, तो आपका वेट एंड कोल्ड एयर मास का कैटेगरी में आएगा, ठीक है। And these are actually those continental polar air mass which have moved over the warmer ocean, है ना, और वार्मर ओशियन में मूव करने के बाद ये हीट अप हुई, इन्होंने मॉइस्चर कलेक्ट कर लिया। एंड सोर्स रीजन ऑफ दिस एयर मासेस क्या है, तो ओशियन बिटवीन द 40 एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड। तो 40 एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड जनरली आपका लो टेम्परेचर ही रहता है, तो कोल्ड हो गया, और ओशियन के ऊपर ये मौजूद है, तो आपका मॉइस्चर भी वहां से ले लिया, तो अल्टीमेटली मेरी टाइम पोलर एयर मास के कैटेगरी में आ गया। एंड देख सकते हो कंडीशन ओवर द सोर्स रीजन वो क्या बनती है, कूल, मॉइस्ट एंड अनस्टेबल होती है, क्योंकि मॉइस्चर है इसमें। एंड दीज आर द रीजन्स व्हिच कैन नॉट लाई स्टैग्नेंट फॉर लॉन्ग, ये मूव करती हैं। एंड द वेदर ड्यूरिंग विंटर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ह्यूमिडिटी, ओवरकास्ट स्काई, ओकेजनल फॉग एंड प्रेसिपिटेशन यहाँ पर होती है। समर के दौरान वेदर इज क्लियर, फेयर एंड स्टेबल। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास की बात करें
तो जो सोर्स रीजन है इस एयर मास का यानी कि कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल का, वो आपका ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ सहारा, फॉर एग्जांपल अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया सब में मिल जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, चूंकि ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है तो जाहिर सी बात है वार्म एंड ड्राई होंगे, ठीक है, हॉट एंड ड्राई कह सकते हो, स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर है ही नहीं, डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द सोर्स रीजन एंड दे आर ड्राई थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पर आपको डेजर्ट बनते हुए दिखेंगे क्योंकि यहाँ रेनफॉल और मॉइस्चर मिलेगी नहीं। नेक्स्ट इज योर मैरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मास एमटी। तो सोर्स रीजन ऑफ दिस एयर मास क्या क्या आ गए आपके, ओशियन इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स जैसे मैक्सिकन गल्फ, पैसिफिक, अटलांटिक ओशियन। एंड ये एयर मास यानी कि मैरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मास, नाम से पता चला मैरी टाइम यानी कि आपका वेट होगा, यानी कि आपका इसमें मॉइस्चर होगा, और ट्रॉपिकल है तो यानी कि आपका वार्म होगा, हॉट होगा, ठीक है। तो दीज एयर मास आर वार्म, ह्यूमिड एंड अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि ह्यूमिड है, मॉइस्चर है तो अनस्टेबल होगा। द वेदर ड्यूरिंग विंटर हैज मिल्ड टेम्परेचर, ओवरकास्ट स्काइज विद फॉग एंड समर के दौरान द वेदर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, cumulus clouds एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल भी यहाँ बनेगी। तो ये हमने डिस्कस किया वेरियस एयर मास के टाइप्स को, एंड इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में वी विल डिस्कस वाटर इन द एटमॉस्फेयर, जो काफी आसान टॉपिक है, कोई बात है नहीं इसमें, ह्यूमिडिटी सबको डिस्कस किया जाएगा, ड्यू, फॉरेस्ट, ये सब क्या है, फॉग मिस्ट है, काफी इंपॉर्टेंट भी है वैसे प्रीलिम्स के लिए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। तो वी विल डिस्कस, एंड सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।